जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल कॉन्टोत्सव। आई होप सभी बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक की तैयारी में लगे होंगे। एग्ज़ाम के बस 6 दिन बचे हैं, तो इस समय आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इस बचे 6 दिन में मैं हर दिन 2 से 3 50 क्वेश्चन की सेट प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यह सेट जो है पूर्णतः बिहार एसएससी सीजीएल के पैटर्न पर आधारित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इस सेट में कितने क्वेश्चन किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है आपका कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा। ये भी आप ध्यान रखना आपको। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो 2 भागों में बंटा था, एक कहलाता था गरम दल और एक कहलाता था नरम दल। तो यहाँ बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है जो गरम दल थे उसके जो लीडर थे इन तीन चारों में से कौन नहीं थे। तो आप जानते होंगे कि जो गरम दल में हमारे लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल। तो ये देखिए ये तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, ये गरम दल में शामिल है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं शामिल थे, गोविंद रानाडे जी जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो देखिए एक्चुअली जब दोनों का समझौता हुआ था तो जो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको जो है घातक सिद्ध हुए थे बाद में चल के, तभी आज देख रहे हैं कि जो हमारा इंडिया पाकिस्तान जो है अलग हो गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह आपके लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो यह जो थी आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, ये ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। पहला दिया हुआ, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। तो यह गलत है, साइमन कमीशन के द्वारा यह नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा इसी तरह आपको दिया, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय प्रसिद्ध परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, इसने क्या किया था, द्विसदनीय जो व्यवस्था होती है उसको इसने क्या किया था, प्रस्ताव को सुझाव दिया था कि आपका जो है विधायिका में द्विसदन का प्रचलन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नेरोजी जिसको हम लोग जानते हैं इनको क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो ये जो थे लिबरल पार्टी के थे, ये किससे टिकट पे चुनाव जीते थे, लिबरल पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो यह जो है आपका स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय हुआ था। तो हम लोग 9वें प्रश्न पे पहुंच गए। 9वां प्रश्न हमारा, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यह जो है पुलकेशिन द्वितीय के से संबंधित है, ऐहोल अभिलेख, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। तो सत्यमेव जयते जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, महावास्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा बौद्ध धर्म था, ठीक है, ये 2 भागों में टूट गया था, ठीक है, तो हीनयान और महायान में टूट गया था। तो यही पूछा जा रहा है कि जो महावस्तु शब्द है ये बुद्ध जी का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका संबंध जो है महायान शाखा से है। 12वां प्रश्न हमारा,
अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो ये आपका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना। यहाँ एक्चुअली क्या होता था, ये एक ऐसा समझिए रूम टाइप का बनाया गया था जहाँ पे आके जो लोग हैं अपनी क्या कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। यानी आप मान लीजिए जैसे मुस्लिम है तो वो नमाज पढ़ सकते हैं, तो ये इसलिए इसका नाम रखा गया इबादत खाना। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यानी तानसेन और जो बैजू बावरा थे किसके शासनकाल में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे? तो वह थे अकबर के शासनकाल में। तो आप जानते होंगे ये तानसेन जो है नवरत्न में भी शामिल थे अकबर के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में स्थित है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आप इसको पॉजिटिव ध्यान रखना है कि न्यू कैसल पोर्ट जो है कहाँ है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। तो हमारा 15वां प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। तो यह बिल्कुल ही गलत है, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर नहीं होती है। इसकी संख्या 180 होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, यह भी देखिए ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब देखिए ये सही है हमारा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, ये बिल्कुल ही ऑप्शन सही है। तो आपसे पूछा जाएगा देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी आपको कह रहा है कि ये देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और आप जानते हैं इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना और इस क्रम में जो जो पहाड़ियाँ आती हैं उनको ऑर्डर वाइज आपको अरेंज करना है। क्लियर है? तो ये देखिए, तो ऑप्शन वाइज आप देख सकते हैं कि दिया हुआ नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये ऑर्डर बिल्कुल ही गलत है। तो ऑर्डर आपको देखिए ये सही है, 16 का सी नंबर हो जाएगा। यानी सबसे ऊपर कौन होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले नल्ला मलाई मिलेगा, फिर जवादी मिलेगा, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई मिलेगा। क्लियर है? 17वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो निम्न में से कौन सी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? मतलब वह नदी जो एक मार्ग पर नहीं चलती है, मार्ग बदलती रहती है। तो ये सब ऑप्शन हो जाएगा कोसी। आप जानते होंगे कोसी को जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी को, ये ध्यान रखना आपको। और वहीं अगर बंगाल का शोक नदी पूछा जाए तो वो होता है दामोदर। अगर आपसे बिहार का शोक पूछा जाए तो आपको क्या कहना है? कोसी नदी। और बंगाल का शोक नदी पूछा जाए तो वो दामोदर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है हमारा, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? क्लियर है? यानी मतलब कह रहा है कि वो जो उसकी जो फर्टिलाइजर सिस्टम होती है, जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के एक्सेस अमाउंट होने के कारण जो उसका उपजाऊता होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो कौन सा होता है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहे की अगर एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो वह जो होता है उसका उर्वरकता खत्म हो जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में देखिए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। तो देखिए हमारा तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो यानी ऑप्शन फोर्थ क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी ये तीनों ऑप्शन जो है लाइट के रिस्पेक्ट में सारा सही है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह होती है किण्वन प्रक्रिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन सही कर लिए। आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक में कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए, तो 21वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं, घटते हैं या सेम रहता है? तो देखिए आप जानते हो कि ये जो एक वर्ग में ये जो होता है ग्रुप होता है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? पीरियड हो जाता है। इसको हम लोग वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे, यानी अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो आप जानते होंगे जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन है। क्लियर है? आप उसके बाद जानते होंगे यहाँ लिथियम होता है पहले ग्रुप में, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या होता है? एक सेल होता है, फिर इसमें क्या हो जाता है?
आप इसका 3 होता है तो 1:2 2:1 हो जाता है, इसमें 2 हो जाते हैं। तो देखिए इसका साइज क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको लिखना है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पे जो है परमाणु साइज क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्लियर है। तो ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। 22वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश है डिफ्यूज होता है वो किसकी वजह से होता है, तो यह होता है आपको जो आपके पार्टिकल्स होते हैं डर्ट पार्टिकल्स उसकी वजह से, यानी धूलकण की वजह से। 23वां क्वेश्चन है हमारा, किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक, जैसे हमने H2O ले लिया, ये देखिए एक कंपाउंड है, तो अगर आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है तो यह 0 हो जाता है। यानी कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा H2 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। और यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखिए ये बैलेंस होकर क्या हो जाएगा, 0। यानी H2O का अगर आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। यानी किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 24th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। तो यह है जो है स्वर्ण यौगिक का होता है। प्रश्न है आपका, दाब का विमीय सूत्र, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रेशर होते हैं, प्रेशर का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो आप प्रेशर जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स के डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T-2। और अगर एरिया की बात करूं तो एरिया का क्या होता है, L²। तो देखिए यहाँ से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक L बचेगा, तो M एज यूजुअल रहेगा, L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और T-2। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा mL−T-2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव सेल क्या है। तो जैव सेल एक कोयला होता है, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। यानी जो मेमोरी का रिलेशन होता है वो जो हमारे ब्रेन है उसके किस पार्ट से है, तो वह सेरेब्रम से। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। यानी एक पक्षी ऐसा है, ठीक है, जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो किसके होते हैं, रेप्टाइल्स के होते हैं। तो वो कौन सा है, तो वो है ऑर्कियोप्टेरिक्स। क्लियर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी हमारे जो बॉडी होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वह होता है ऑक्सीजन। चलिए 30वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। हमारा 30वां क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर यहीं विभवांतर की जगह हम लोग धारा की बात करें यानी करंट की बात करें तो करंट को मापने के लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी तब ऑप्शन नंबर ए हो जाता अगर करंट पूछा जाता तो। चलिए तो हमारा 31वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो देखिए आपातकाल जब लगता है तो उसमें जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 1 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। यानी किसके कहने पे जो है आपको भारत की संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं, तो वो है भारत की सांसद। यानी सांसद के कहने पे ही आप जो है भारत की संचित निधि से पैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारा प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, दोहरी नागरिकता लिए। और दूसरा हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिया। ये भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया मौलिक अधिकार। और तीसरी बात की जाए तो निर्वाचित राष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। साथ ही साथ इसका जो महाभियोग हम लोग करते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया। वहीं अगर जापान के संविधान की बात की जाए तो जापान के संविधान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया, जापान के संविधान से। ये भी आप फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
और तीसरे अगर हम जर्मनी के संविधान की बात किया तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया कि आपात के समय मूल अधिकार, ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो यह आपको भाग 20 में, अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया। देखिए 36 क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। ये देखिए, ये आपको 4 इधर दिए गए, 4 इधर दिए गए, यानी आपको बताना कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, दल बदल का। इसी प्रकार से आपको सारे अनुसूची के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सारे अनुसूची को देख लेते हैं कि टोटल जो हमारे पहले 8 अनुसूची थे, बाद में 4 बनाए गए, अभी एट प्रेजेंट आपके 12 अनुसूची है। इस 12 के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या गया है कि सबसे पहला है हमारा पहला अनुसूची। तो पहला अनुसूची में हम लोग को क्या चीज़ का वर्णन है? तो पहले अनुसूची में राज्यों का संघ का वर्णन है, ये ध्यान में रखना है। दूसरे अनुसूची की बात की जाए तो दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया। वहीं तीसरे अनुसूची की बात करें तो यहाँ शपथ का वर्णन मिलता है हमें। क्लियर है दोस्तों? ये आपको ध्यान में रखना है सारे फैक्ट। अगर चौथे अनुसूची की बात की जाए तो चौथे अनुसूची में क्या हमारा कि राज्यसभा की कितनी सीटें किस राज्य से होंगी? राज्यसभा की कितनी सीटें किस राज्य, कितनी सीटें किस राज्य या किस यूटी से होंगी? ये फोर्थ में दिया है। पाँचवें में क्या दिया गया? पाँचवें में दिया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन, एवं जनजाति के प्रशासन, ये पाँचवें अनुसूची में। और अगर छठे की बात की जाए तो छठे में आपका क्या है? 4 अलग से आपको दिए गए, असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इनके जो होते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में अलग से उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में। 7 में सूचियों का वर्णन मिलता है, जो आपका संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन है, ये किस अनुसूची में मिलता है? ये 7वें अनुसूची में मिलता है। वहीं अगर 8वें अनुसूची की बात की जाए तो 8वें अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया और इसमें अभी एट प्रेजेंट 22 भाषा का उल्लेख किया गया। और जो है ये शुरू में शुरुआती जब भारतीय संविधान बन रहे थे तो उसमें 8 ही अनुसूची थे। यहाँ से संविधान संशोधन के जरिए 4 और अनुसूची जोड़े गए। तो जो पहला संशोधन हुआ था 9वां अनुसूची, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें भूमि बंदोबस्त के बारे में बताया गया। भूमि बंदोबस्त, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10th में आपका क्या है? दल बदल विरोधी नियम जो है 10वें अनुसूची में जोड़ा गया। और 2 और एक्स्ट्रा है, उनको भी देख लेते हैं। 11वां में हमारा पंचायती व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है। और 12वां में क्या है? नगर प्रशासन, नगर प्रशासन। ये सारे आपको ध्यान में रखना है। इसके जरिए देखिए अब आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं कि आपको किस में क्या दिया गया। तो आप जानते हैं कि जो भाषाओं का उल्लेख है ये किस में किया गया? 8वीं अनुसूची में, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2। दल बदल की अगर बात की जाए तो दल बदल क्या है? 10वीं अनुसूची में, इसका ये हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन किस में? तो ये आप जानते हैं ये किस में? 11वां अनुसूची में, 11वीं अनुसूची हो जाएगा। और भूमि सुधार की बात की जाए तो ये 9वीं अनुसूची में। तो ये देखिए ये 4 मिल गए। अब यहाँ से आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो जो 36 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये बी नंबर हो जाएगा। तो आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा 37 कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो यह जो है लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। 38वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो यह जो है गुलाबी क्रांति, जो पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था, वो आपको प्याज और झींगा यानी प्रॉन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है IMF और विश्व बैंक, ये जो वर्ल्ड बैंक होता है और इंडियन मॉनेटरी फंड होता है, ये इन दोनों को क्या कहा गया? ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 40वें प्रश्न में पहुंच गए। तो हमारा 40th क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह जो है 1949 में किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। 41वां क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? यानी जो मेनली हिंदू राष्ट्र का विचार दिया था उन्होंने किसने दिया था? तो ये दिया था वीडी सावरकर जी ने। भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स जो है वो क्या प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है?
प्रगतिशील है या अनुपातिक है, ये आपको बताना है। तो यह जो भारत में जो आयकर है यह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। 43वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अभी सीजीएल के रिसेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी जो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो जो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है यह आपको मल्लखंभ से लिया गया है, ठीक है, संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा 45वां क्वेश्चन, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो निपख आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। जो द्रकमा सिक्का है यह आपको ग्रीक वासियों के द्वारा चलाया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वो उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं। तो वह मिट्टी जो है खादर मिट्टी कहलाती है। तो 40वां क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, बेसल मापदंड किससे संबंधित है। तो जो बेसल मापदंड है वह बैंकिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50वां क्वेश्चन में पहुंच गए। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अंग्रेजी में जो है ये किया था आपको अर्नाल्ड टायम्बी ने। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। अगर आपको इसके आंसर देखने हैं तो देखिए नीचे आपको दिया गया है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं भी इसकी भी आपको एक वीडियो बना के बहुत जल्द आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी आने वाले सीजीएल टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।